हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पहली पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज यहां पर आपका अध्याय पहला है। यहां पर हम भारत स्थिति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके 11th में दो पुस्तकें हैं। आपकी जो पहली पुस्तक है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। सेकंड वाली पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण। भारत भौतिक पर्यावरण वाली पुस्तक में केवल 7 अध्याय हैं और आपकी पहली वाली जो पुस्तक है यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें 16 अध्याय हैं। हालांकि मैंने जो सेकंड वाली पुस्तक है इसको पहले इसके नोट्स भी बनवाए हैं पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर यही वाली किताब के मैं प्रश्नों को भी लेकर आ रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाली किताब, इस किताब को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी इसका जो कंटेंट है आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, और थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाकर वो यहाँ पर दे दिया गया है। यानी इसमें कुछ अलग आपको ये अतिरिक्त पढ़ने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेम कंटेंट है, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो गया है। तो आज आपका इसका पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत निम्न में से कौन से देश सम्मिलित नहीं हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आपका पाकिस्तान आ जाता है, भारत आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। हालांकि इसमें श्रीलंका और मालदीव को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों भारतीय उपमहाद्वीप के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी 1 और 7 शामिल नहीं है, तो आपका सही आंसर है पहले का सी वाला। सेकंड प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन कौन सी भौगोलिक स्थलाकृतियां भारतीय उपमहाद्वीप का सीमांकन करती हैं? उत्तर में हिमालय पर्वत, सेकंड उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, थर्ड है आपका उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, चौथा है दक्षिण में हिंद महासागर। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में इस प्रकार से क्या है, हिमालय पर्वत है। उत्तर पश्चिम में यानी इस वाले रीजन में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां आ जाती हैं, और वहीं जो उत्तर पूर्व वाला रीजन है यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वांचल जो पहाड़ियां हैं यहाँ घिरा हुआ है। साउथ में दक्षिण की तरफ इसके हिंद महासागर है। यानी कि जो चारों स्थलाकृतियां जो दी हुई हैं, इन चारों से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का सीमांकन होता है। तो यहां पर आपका चारों ही कथन सही है, तो आंसर है यहां पर डी, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपका, हिमालय के प्रमुख दर्रे और उनकी अवस्थिति के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दर्रा है, सूची 2 में अवस्थिति है। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा आपका उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, और खैबर दर्रा से ही पाकिस्तान से अफगानिस्तान रास्ता जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके बोलन दर्रे की। तो देखिए, बोलन दर्रा पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जोड़ता है, यानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो रास्ता है वो बोलन दर्रा होकर जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी शिपकीला दर्रे की। तो शिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश को जो है कहाँ, तिब्बत से जोड़ता है, यानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत या फिर चाइना से जोड़ता है। नाथुला पास की बात कर लेते हैं। तो नाथुला पास आपका जो है ये सिक्किम में स्थित है, और ये भारत को कहां पर, भारत को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। बोमडीला की बात कर लेते हैं। तो बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका यहां पर ए वाला, यानी ए का 5वां, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला और ई का दूसरा। चौथा प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। अगला है, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। देखिए, बात करें आपके पहले वाले कथन की, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग ये देख रहे हैं ये हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। प्रायद्वीप उस भूखंड को कहते हैं जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम की ओर अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की जो संपूर्ण तटरेखा है, यानी कि इसके राज्यों की जो समुद्र तटीय राज्य हैं उनकी तटरेखा, और प्लस इसके जो 2 द्वीप समूह हैं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो है, इनको मिलाकर जो भारत की तटरेखा है ये 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। हालांकि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,106 किलोमीटर है। अब देखिए, कुछ स्रोतों में आपको 15,200 किलोमीटर भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन दृष्टि पब्लिकेशन में 15,106 को प्रमाणिक माना है।
ये भी मैं बता दे रहा हूँ। दृष्टि पब्लिकेशन में 15,106 को प्रामाणिक माना है। हालांकि कुछ अन्य किताबें भी उठाकर देखेंगे, वहां पर 15,200 बताई गई है स्थलीय सीमा की लंबाई। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 5वां प्रश्न है आपका, निम्न में से भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया। देखिए, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश जो हैं ये मालदीव और श्रीलंका हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 5 का बी वाला, केवल 1 और 3। 6वां प्रश्न है आपका, श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग हुआ है? सुंडा जल संधि, पाक जल संधि, जोहोर जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी मन्नार की खाड़ी पड़ती है, यानी जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी बोली जाती है। खाड़ी का मतलब क्या होता है? खाड़ी का मतलब होता है 3 तरफ से स्थलीय भूभाग से घिरा हुआ समुद्री क्षेत्र खाड़ी कहा जाता है। इसी के बीच में आपकी पाक जल संधि पड़ती है। जल संधि का मतलब क्या है? किन्हीं 2 समुद्रों को जोड़ने वाली संधि, तो ये पाक जल संधि बोली जाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है विभाजक का रोल निभाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी वाला। सुंडा जल संधि की बात कर लेते हैं। सुंडा जल संधि जो है ये इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है। इसके अलावा आपकी जो जोहोर जल संधि है ये सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। हॉर्मुज जल संधि जो है ये आपके यूएई ओमान को ईरान से अलग करती है, यानी कि फारस की खाड़ी को ये ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है, भारत का दक्षिणी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में तथा उत्तरी हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश है। देखिए, हम लोग अक्षांश और देशांतर जो हमने क्लास 6 में पढ़े थे, आपको मैंने बताया था ये जो है आपकी इक्वेटर लाइन बोली जाती है। 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर लाइन कहते हैं। और इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इनके बीच का ये क्षेत्र है, आप देख रहे हैं, इसको उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, इस तरह से जा रही है। यानी कि कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत वाला, ये उष्णकटिबंध में आएगा, न कि उपोष्ण में। वहीं कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उपोष्णकटिबंध बोला जाता है। तो उत्तरी वाला जो क्षेत्र होगा हमारा, उत्तरी हिस्सा जो होगा वो उष्णकटिबंध में ना आके वो उपोष्णकटिबंध में आएगा। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है लगभग 30 अंश है। अक्षांशीय विस्तार हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी तक हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा हमारा जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी तक हमारा क्या है? देशांतरी विस्तार है। यानी लगभग हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 30 अंश का है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर गलत है? केवल पहला वाला गलत है। तो आंसर है 7वें का ए। 8वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन में कहा गया है भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में 2 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कारण क्या है? जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है। देखिए, अभी हमने देशांतरी विस्तार देखा था, ये यहां से लेकर यहां तक है। यानी ये आपका 68 डिग्री 7 अंश है और ये आपका 97 डिग्री 25 अंश है। ये बात हम जानते हैं। आपको ये पता होगा कि जो अर्थ का रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस तरह से रोटेट करती है। और अर्थ को 1 अंश रोटेट करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और हमें ये पता है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 30 अंश का है। यानी कि 30 का अगर आप 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 120 मिनट हो गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश का ये कोना है, यहां पर 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाएगा और गुजरात वाला जो कच्छ वाला रीजन है यहां पर 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए हमने एक बीच में मानक याम्योत्तर रेखा ऐसे कर डाल दी है, जहां का समय दोनों ही स्थानों पर लागू होता है।
इससे कि समय विसंगति ना हो। तो भारत में जो टाइम का डिफरेंस आता है पूर्वी व पश्चिमी भागों में, वो 2.5 घंटे का नहीं आता है बल्कि 2 घंटे का आता है। मैंने आपको मैथमेटिकली भी यहाँ पे बता दिया है। तो कथन तो यहाँ पे गलत है, कारण यहाँ पर सही है कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है ये 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है। यानी यहाँ पर आपका आंसर होगा 8 का डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। 9वां प्रश्न है अब आपका, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 2 घंटे 50 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा था कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 अंश से शुरू होकर 97 डिग्री 25 अंश तक है। यानी कि कितना है, यानी हमारा देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश का विस्तार है। और हमने ये भी जाना था कि आपके अरुणाचल वाले रीजन में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, जबकि गुजरात वाले रीजन में इसके 2 घंटे बाद होता है। तो हमने इस विसंगति को दूर करने के लिए यहाँ पर एक अपने भारत की एक मानक याम्योत्तर रेखा चुन ली है जो कि 82.5 अंश है। 82.5 अंश है, यानी यहाँ का जो समय होगा 82.5 अंश पर जो समय होगा वही समय अरुणाचल पर भी लागू होगा और वही समय गुजरात पर भी लागू होगा। इसी प्रकार दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सब ने समझौता करके 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको मानक याम्योत्तर माना है और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने अपने देश के याम्योत्तर सेट किए हैं। यानी खास करके सारे जो याम्योत्तर सेट किए गए हैं सभी देशों के मानक याम्योत्तर वो 7.5 अंश 7.5 जो अंश है तो इसके गुणज हैं। तो 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है मानक याम्योत्तर इसको बोला जाता है, ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसके पूर्व वाले जो भी देश हैं यानी इसके ईस्ट में जो भी देश पड़ते हैं उनका समय इससे आगे रहता है और इसके वेस्ट वाले जो देश हैं यानी इसके पीछे वाले पश्चिम वाले जो देश हैं उनका समय इससे पीछे रहता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये अर्थ जो है आपकी ये पश्चिम से पूर्व में रोटेट करती है। तो इस वजह से यहाँ पर पहले सूर्योदय होता है, जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ती जाती है और बाद में अन्य जगह पर भी सूर्योदय होता जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें यानी यहाँ से जो 0 डिग्री जो आपका देशांतरी रेखा है यहाँ से अपनी 82.5 अंश वाली जो रेखा देखें तो आप ये पाएंगे, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 अंश रोटेट होने में कितना 4 मिनट का समय लगता है। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन को निकालेंगे पेपर पर, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है समय का वो 5 घंटा 30 मिनट का आ रहा है। यानी कि हमारा जो समय है 82.5 अंश पर जो हमारा समय है वो लंदन के ग्रीनविच वाले समय से 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला। अगर आपने अभी तक मेरा क्लास 6 वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। क्लास 6 का जो अक्षांश देशांतर का वीडियो है वो आप देख लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र से तटरेखा बनाती हैं, जिनमें आपका पहला आपका आ जाता है गुजरात आ जाता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाता है, इधर आपका ये वाला जो है गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है आपका, इधर आपका जो है केरल आ जाता है, यहाँ पर आपका जो है तमिलनाडु आ जाता है, इसमें आंध्रा आ जाता है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ऐसे करके आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी सीमाएं समुद्र से भी बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। वहीं गोवा की जो तटरेखा है वो सबसे छोटी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10 का ए, क्योंकि हमने यहां पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा है। तो यहां पर आपका आंसर है 10 का ए वाला। 11वां प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहला है कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। आपको कमेंट में आकर 5 अवरोही क्रम में यानी अवरोही क्रम में 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। राजस्थान तो बता ही दिया, अब राजस्थान के बाद वाले 4 कौन से हैं उनके नाम आपको कमेंट में बताने हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो आपका जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक जो आया है उसके तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो वर्तमान में अगर आप ये बॉर्डर में देखेंगे यानी आप जो मैप आपको दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर अब जो है चीन से टच नहीं होता है। तो यहां पर आपका
पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर चाइना से बॉर्डर नहीं बनाता है। वहीं आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड बनाता है। उत्तराखंड के ऊपर ये हिमाचल वाला रीजन है, ये बनाता है, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि आपका जो लद्दाख वाला प्रदेश है, लद्दाख वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका चाइना से बॉर्डर बनाता है, चाइना के साथ स्थलीय सीमा स्पर्श करता है। तो यहां पर आपका 2, 3 और 4 सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2, 3 और 4। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक आया था उसके तहत जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो आप अगर मैप को उठाकर देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी वाली में जो अभी मैप आया है उसको अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे लद्दाख बॉर्डर बना रहा है जबकि जम्मू और कश्मीर नहीं बना रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का सी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? पहले पर, तीसरे पर, 5वें पर, 7वें पर? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% रखता है। अगर हम बात करें भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आपका रसिया है क्षेत्रफल के मामले में, सबसे बड़ा देश। उसके बाद आपका कनाडा आ जाता है। तीसरे नंबर पर आपका जो है चाइना आ जाता है। चौथे पर आपका यूएसए आ जाता है। 5वें पर ब्राजील आ जाता है यहां पर। 6वें पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और 7वें पर आपका भारत आ जाएगा, इंडिया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का डी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। देखिए ये रहा आपका नेपाल वाला रीजन। इसके ऊपर में आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, ये वाला। साइड से आप देख पा रहे हैं ये आपका यूपी है, इधर बिहार है आपका, और थोड़ा सा जो आप देखते हैं दार्जिलिंग वाला जो रीजन आ जाता है वो आपका वेस्ट बंगाल का आ जाता है, और ऊपर आपका ये सिक्किम है। तो ये सभी जो राज्य हैं हमारे नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती हैं? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं भूटान से टच नहीं होती हैं? सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए बात करें भूटान की, तो भूटान से हमारे 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें आपका सिक्किम आ जाता है, असम आ जाता है, अरुणाचल आ जाता है, और इसके अलावा आपका एक राज्य और है, वो राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मेघालय इसमें नहीं आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर पूछा गया है, यानी कौन से राज्य नहीं है शामिल, तो बी वाला, यानी बी वाला आपका यहां पर आंसर होगा। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से भी गुजरती है, ऐसे करके, जिसमें आपका गुजरात आ जाता है। पहले नंबर पर आपका गुजरात है। इसके बाद आपका आ जाता है राजस्थान आ जाता है, एमपी आ जाता है, सीजी आ जाता है इसमें, झारखंड इसमें शामिल है, वेस्ट बंगाल है इसमें, और त्रिपुरा, मिजोरम आ जाता है। ऐसे करके टोटल 8 राज्य इसमें शामिल हैं। बिहार इसमें नहीं आता है। तो यहां पर 1, 2, 3 इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का ए वाला। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? 8 डिग्री 41 अंश उत्तरी से लेकर 65 डिग्री 7 अंश उत्तरी, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 65 डिग्री 6 अंश उत्तरी, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी, 6 डिग्री 45 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी। देखिए हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और भारत का विस्तार कहां से कहां तक होता है? 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी के बीच में। तो ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 17 का गा वाला। ये सब आपके अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न है। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान,
चीन, म्यांमार। हमारी सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है और यह सीमा हमारी 4096 किलोमीटर लंबी है। वहीं पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ये 3323 किलोमीटर है। चीन से बात कर लें तो चीन के साथ हमारी 3428 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। वहीं 28 नहीं 88, चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है। म्यांमार की अगर हम बात कर लें तो म्यांमार के साथ हमारा 1643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। तो यहां पर सबसे बड़ी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन, फ्रांस, मिस्र, ईरान। अभी मैंने आपको सभी देशों का क्रम बताया था, जिसमें सबसे बड़ा आपका रसिया है, उसके बाद कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना है और भारत का स्थान कौन सा था? 7वें नंबर पर इंडिया आता था। यानी कि यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? 69 डिग्री 30 अंश पूर्व, 75 डिग्री 30 अंश पूर्व, 82 डिग्री 30 अंश पूर्व, 90 डिग्री 30 अंश पूर्व। हमने 82.5 अंश जो रेखा है इसको भारत की मानक समय रेखा माना है और ये जो रेखा है आपके 5 राज्यों से होकर गुजर के जाती है। इसमें आपका यूपी आ जाता है, इसके बाद एमपी है, सीजी है, आपका ओडिशा आ जाता है और यहां पर आपका आंध्रा आ जाता है। ऐसे करके जो ये रेखा है आपकी मानक याम्योत्तर रेखा 82.5 अंश, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 का ग वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा। देखिए आप मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के ऊपरी जो हिस्सा है गंगानगर साइड का, यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, तो आप ये पाएंगे कि आप यमुना से भी मिलेंगे, गंगा से भी मिलेंगे और ऐसे करके अंदर जब जाएंगे यहां से होकर, चिकन नेक से होकर यहां पे अंदर से जाएंगे, ऐसे करके नागालैंड तक जाएंगे तो आप ब्रह्मपुत्र को भी क्रॉस करेंगे। देखिए सिंधु नदी बिल्कुल इसके उत्तर में पड़ती है, आपकी यात्रा के बिल्कुल उत्तर में पड़ रही है, इस साइड में पड़ रही है, तो यानी सिंधु नदी को आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 21 का खा वाला। यानी अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से लेकर नागालैंड की यात्रा करते हैं तो रास्ते में आपके सिंधु नदी नहीं पड़ेगी। तो ये आपका खा यहां पर आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचे। और आप लोग, कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर एथिक्स के वीडियो क्यों रोक दिए गए हैं। एथिक्स के वीडियो रोकने का रीजन ये है क्योंकि प्रीलिम्स सामने आ रहा है और आप में से ही कम 30 से 40 स्टूडेंट के कमेंट मुझे देखने को मिले थे। उन्होंने खुद ये डिमांड की थी कि सर अभी प्रीलिम्स का कंटेंट दीजिए, ये कंटेंट बाद में भी हो सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा उसके 2 या 3 टॉपिक आपके जनवरी फरवरी तक कंप्लीट करवा दूं, बाद बाकी के जो 4-5 टॉपिक बचेंगे वो प्रीलिम्स के बाद कवर करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी इस बार हमारा पूरा फोकस जो होगा वो यूपीएससी के प्रीलिम्स पर होगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको मार्च में यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी। इस बार प्रीलिम्स की हम टेस्ट सीरीज करंट अफेयर के सहित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और उसी अनुरूप, उसी रणनीति के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की अभी डिमांड है आप उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस का तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। तो अभी आप प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, मेंस का कंटेंट भी आपका कवर करवाया जाएगा, कुछ भी कंटेंट आपका अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।